तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स स्टेशन पर। और थोड़ा राइटिंग मेरी सही हो गई है और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस। अच्छा, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया है। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए छोटा सा डिटेल मैं दे देता हूँ आपको प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का, ठीक है। पहले मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। देखिए, प्रीलिम्स जो होता है वो उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का, ठीक है। जीएस में मैंने बात किया था कि जीएस में आपके वो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूपीएससी के मेंस में होते हैं। यूपीएससी के मेंस के बहुत से सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं और वही पढ़ के हम लोग प्रीलिम्स में क्वेश्चन देते हैं। फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ठीक है। और जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो जीएस में जो हमारा आता है, जीएस के अंदर, उसके बारे में अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जीएस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको क्वालिफाई करने के लिए हर साल कट ऑफ निकलता है। और कट ऑफ जो होता है मिनिमम 80 होता है और मैक्सिमम अभी तक 120 के करीब गया है। 116 से लगभग है, 116 120। अगर आप 80 से ऊपर लगभग और 120, आप ये समझ लीजिए ये जो एरिया है 180 से 120, ये आपका ग्रीन जोन है। इससे जाते हैं, इससे नीचे रहते हैं तो आपका रेड जोन हो जाता है और इसके ऊपर चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए ग्रीन जोन के भी बाहर हैं, यानी कि आप प्रीलिम्स कंफर्म है कि आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब रही बात सी सेट की, तो सी सेट में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और इस तरह से ये भी टोटल हो जाता है आपका 200 नंबर का। इसमें आपको 200 में से खाली 33% मार्क्स ले आना है। 33% मार्क्स मतलब होता है आपको खाली 66 नंबर ले आना है और 66 नंबर आप ले आए, 200 में से खाली आपको 66 नंबर ले आना है और आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पर आपको लगभग 80 टू 120 के अंदर ले आना है आपको नंबर, यानी कि 80 से 120 के अंदर। ये भी लगभग 200 का अगर आप परसेंट निकालोगे तो लगभग 120 यानी कि 50 से 55 के करीब आ जाता है। 50-55% अगर आप ले आते हैं इसमें से तो आप जीएस भी क्वालिफाई कर जाएंगे और 33% में आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब अगर हम बात करें मेंस की, और मैंने जैसा कि बताया है अपने पहले ही वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में डिटेल में बात किया है कि इसमें कौन कौन से पैटर्न कैसे किए जाते हैं, कौन कौन सा पेपर होता है, कितने नंबर का, ये सब कुछ बात कर लिया है मैंने मेंस के बारे में, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये प्रीलिम्स जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि ये इसका मार्क्स जो होता है वो आगे जुड़ता नहीं है, ये आपको एलिमिनेट करने के लिए होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे जैसे 14 लाख से 15 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीट तो खाली 900 से 1000 ही के बीच में होता है। इसलिए कैसे बच्चों को छांटा जाए, ये समझ लीजिए एक छटनी है जो बच्चों को छांट देती है, ठीक है। तो 900 से 1000 बच्चों को ही चुनना है और भरा है फॉर्म बच्चों ने लगभग 14 से 15 लाख, तो लगभग 80 टू 90% लोग यहीं पर छट जाते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि ये लाना भी बहुत हार्ड पड़ जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था मेंस के बारे में। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। एक होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर ही होता है, एक होता है इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए, पेपर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद एक कंपलसरी होता है इंग्लिश, जिसमें वो आपको जानना चाहते हैं क्योंकि आप डीएम बनेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसी जगह पर भी जाना पड़ेगा जहाँ इंग्लिश रिक्वायर रहेगी बहुत ज़्यादा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर रखा जाता है। और एक इंडियन लैंग्वेज चाहे आप जो चूज़ कर लीजिए, लगभग 26-22 प्लस लैंग्वेज होती हैं,
हमारे संविधान के अंदर, लेकिन 26-27 लैंग्वेज हमारे यूपीएससी के अंदर दी जाती है। 26 से 27 लैंग्वेज में से जो आप पसंद कर लेंगे वही लैंग्वेज आप यहाँ पर पेपर देंगे। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों पेपर आपका 300 नंबर का होता है, इंडियन लैंग्वेज ये भी, और कंपलसरी इंग्लिश ये पेपर 1 और ये पेपर 2, और ये दोनों 300 नंबर का। 300 नंबर का इंडियन लैंग्वेज जो आप पसंद करेंगे, चाहे आप तमिल करें, चाहे आप तेलुगु करें, चाहे आप हिंदी करें, चाहे गुजराती, चाहे मराठी, चाहे आप जो भी भाषा पसंद करें, 300 नंबर का वो पेपर होगा, जिसमें से आपको 25% नंबर लाना होगा। अगर आप 25% यानी कि 25 नहीं 75 नंबर अगर ला लेते हैं 300 में से, तो आप ये इंडियन लैंग्वेज पास कर जाएंगे। और ऐसे ही इंग्लिश भी 300 नंबर का होता है, उसमें भी 25% चाहिए, और इंग्लिश में भी अगर 75 नंबर ले आते हैं तो आप इंग्लिश में भी पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसे राइटिंग, और एसे राइटिंग के बारे में जैसे मैंने बताया है 250 नंबर का होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर GS1, फिर GS2 होता है, ठीक है, GS1 होता है, GS2 होता है, फिर GS3 होता है, फिर GS4 होता है, एथिक्स वगैरह। फिर इसके बाद ऑप्शनल का होता है पेपर 1, पेपर 2, सब 250 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर लगभग 7 पेपर जो बच गए हैं, तो 250 नंबर के 7 पेपर होते हैं, और 250 गुणे 7 करते हैं तो आप 1750 नंबर होता है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, जो 300 नंबर में से 25% लाना था, एक इंडियन लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का, ये भी क्वालिफाइंग नेचर था, इसलिए इसका भी मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं होता। इसलिए जो 250 नंबर के पेपर थे इनका मार्क्स काउंट होता है, और ये 7 पेपर टोटल होते हैं, तो 1750 नंबर का आपका मेंस बनता है। और उसके बाद हमने बात किया था पर्सनालिटी टेस्ट की। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू टोटल आपका 275 नंबर का होता है। 275 नंबर के इंटरव्यू में आपको सवाल जवाब पूछे जाते हैं, और ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आप अगर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसका नोटिस, जो कि नोटिस होता है, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर साफ साफ पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जिक्र किया गया है कि वहाँ पर कोई भी आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछने के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए बैठे हैं। क्योंकि आपने सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आपने अपने सब्जेक्ट का नॉलेज दिखा दिया है, तभी आप इंटरव्यू तक आ पाए हैं। यहाँ पर आपके पर्सनालिटी के बारे में चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितनी मेंटल एबिलिटी है, आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, या आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको नहीं आता वो, तो आप डायरेक्टली ना बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, या उसको गोल गोल घुमाते हैं कि सर जानता हूँ लेकिन अभी नहीं जानता हूँ, पहले जानता था, ये वो। तो ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वहाँ से ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर यही सब देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब एक बार रिव्यू दे दिया है मैंने कि यूपीएससी का कैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आज हम बढ़ेंगे यूपीएससी के सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो आज मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखा देता हूँ। आप जब डाउनलोड करेंगे ना, तो ये देखिए, यही है नोटिस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कब आया है ये नोटिफिकेशन, 22 तारीख को जनवरी 2025 में, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE, क्योंकि हमको IAS IPS का एग्ज़ाम CSE में ही देना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे NDA वगैरह ये सब। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टोटल 157 पेज का है, ये देखिए 157 पेज का है टोटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 157 पेज का, यहाँ देखिए 157 पेज का है। 157 पेज तो हम नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम डायरेक्ट यूपीएससी के मेन फोकस जो हमारा है आज सिलेबस का डिस्कशन, उस पे जाते हैं, जो कि पेज नंबर 28 या 29 पर देखने को मिलता है आपको। तो हम चलते हैं 28 या 29 पेज नंबर पर, ठीक है। यहाँ से अब चलिए कोई बात नहीं, वहाँ डाल सकते थे हम 29 नंबर डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं। 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये आ गया 29। ये तो पर्सनालिटी टेस्ट पर आ गए यार हम। एक मिनट रुकिएगा। मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ दिया है।
ये आपको पढ़ना है ध्यान से। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी यूपीएससी के बारे में जानकारी एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सब कुछ पता कर सकते हैं। 150 पेज का जो ये पीडीएफ है, ये आपको प्रीलिम्स, यहाँ देखिए आपको प्रीलिम्स की, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में पूरा जानकारी देगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, अभी मैंने थोड़ा बताया। और ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, और यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम के बारे में भी, मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तभी आप क्वालिफाई होते हैं मेंस एग्ज़ाम बैठने के लिए। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है जो कि रिटर्न है, और मेंस में 2 एग्ज़ाम होता है। मेंस में एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है और एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी मेंस के अंदर ही रिटर्न और पर्सनालिटी दोनों ये मेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये कोई अलग से इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन सब अलग से इंटरव्यू के बारे में बताते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि मेंस में 2 पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे समझ पाते हैं, बहुत सारे नहीं समझ पाते, तो इसलिए अलग अलग करके समझाया जाता है। बाकी मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स का, 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स के सिलेबस पे हम जाते हैं और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यहाँ जब आप देखेंगे पेपर 1 जर्नल स्टडीज़ पेपर 1, और आपको थोड़ा नीचे करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिम्स का है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या क्या है, डिकोड करता हूँ आपके लिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंटरनेशनल का जिक्र हो गया तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है। और करंट इवेंट्स यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर्स भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि करंट अफेयर से लिंक करके आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वैसे बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है जो आसानी से समझ में आ सकती है। अगर किसी को ज़्यादा अच्छे से वोकेबलरी उनकी अच्छी नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ठीक है। उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि हमारा एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध चल रहा है, कैसे कैसे जो भी है लेन देन हो रहा है, ट्रेड कैसे हो रहा है, ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। इस यहाँ पर जाहिर सी बात कर दिया है कि करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत गहरा शब्द छुपा हुआ है, आपको जैसा बताऊं मैं तो पहला तो यहाँ पर आपको एक गहरा शब्द ये छुपा है कि यहाँ सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। यहाँ खाली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत सारे सब्जेक्ट छुपे हुए हैं। पहला तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, फिर तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, फिर चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये मेनली मेंस पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मतलब ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं आते। वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस मेनली फोकस करता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न का आपको मेंस में भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो लिखा है, यानी ये सब के बारे में तो जिक्र कर दिया, जहाँ पर सब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है हमारी। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ यानी कि यहाँ पर यूपीएससी ने अगर अलग से इस चीज़ का जिक्र किया है तो यानी कि इसकी भी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जो कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब है फिजिकल जो है जियोग्राफी वो भी, सोशल जियोग्राफी है वो भी, और इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है वो भी। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं,
इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में आपको इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफी, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चौथा पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी पॉलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस साथ में गवर्नेंस भी पढ़ना है। और गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, हर बार ऐसा ही कोई रेयर केस है जिसमें आपको किसी साल में आपको पॉलिटिकल सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले, नहीं तो पॉलिटिकल सिस्टम से भी आपको हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है पंचायती राज, उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं वो सब। उसके बाद राइट इश्यूज़, यानी कि अभी जो भी केस हो रहे हैं राइट या फिर फंडामेंटल राइट को लेके या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल राइट को लेके जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो आपको फोकस करना है केस स्टडीज़ पर। उसके बाद आगे का पॉइंट में देखिए आप, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक का भी यहाँ पर सिलेबस दिया है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, यानी कि सोशल सेक्टर इनिशिएटिव यानी जो भी गवर्नमेंट हमारी होती है वो क्या क्या स्कीम वगैरह ले आती है गरीब के लिए, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए। इसके बाद जीडीपी वगैरह, यहाँ पर जीडीपी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे जीडीपी से। ठीक है, प्रीलिम्स में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, जर्नल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी यानी कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा इन्वायरमेंट, उसके बारे में बात हो रही है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट, यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी इसमें जर्नल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इसके ऊपर आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, या कोई मास्टर की डिग्री नहीं लेनी है। आपको खाली इस तरीके से पढ़ना है कि आपको जो भी आपके चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब कुछ आपको पता है कि नहीं पता है। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद लास्ट 2 वर्ड के अंदर यहाँ पर दिया है जर्नल साइंस, यहाँ जर्नल साइंस लिखा हुआ है। खैर यहाँ पर जर्नल साइंस लिख के पूछते तो एकदम ऊपर के लेवल का है, तो जैसे यहाँ पर जनरल साइंस लिखा साइंस है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब कैसे टेक्नोलॉजी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, ETC, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब के ऊपर आपको फोकस करना है। टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप जब जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे जनरल साइंस में जो भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं पेपर 2, जो कि जर्नल स्टडीज़ पेपर 2 है, CSET के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CSET, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आपको याद रखना है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता होगा कैसे बहुत सारे पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, 800, 900 वर्ड, 1000 वर्ड, 600 वर्ड के, और उसके बाद आपको इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन बना के दिया जाता है और आपको इसमें इसी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना रहता है। देखने में तो आसान लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपके पास कोई स्किल का भी टेस्ट होगा यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद है आपकी यहाँ पर तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी मानसिक क्षमता। जनरल मेंटल एबिलिटी वही है, डिसीजन मेकिंग एंड निर्णय शक्ति की क्षमता। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है बेसिक न्यूमेरेसी, यानी नंबर्स, देयर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड, EC। और बोला गया क्लास 10th लेवल का, जो कि क्लास 10th लेवल का आता नहीं है। ठीक है, उसके हाई लेवल का आता है, आपको यहाँ पर लिखा है बस क्लास 10th। और बेसिक न्यूमेरेसी ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी आप PYQ देखेंगे CSET का, तो आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक न्यूमेरेसी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये यानी कि इसको एप्टीट्यूड कहते हैं हम लोग,
एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, एक तरह से आप रीजनिंग समझ लीजिए। इसके अंदर आपको पूछा जाता है कैलेंडर, इस डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाता है क्लॉक, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा साफ कर दूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रहा था एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है ना। देखिए एप्टीट्यूड में आपसे पूछा जाता है, ये जो एप्टीट्यूड होता है इसको ही हम लोग रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है मैथ के साथ इंटीग्रेट करके, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी को इंटीग्रेट कर देता है। आज अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप सी सेट के क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा मैथ प्लस रीजनिंग दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें रीजनिंग में कैलेंडर आता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्लॉक आता है, इसके बाद आपका डायरेक्शन आता है, ठीक है। ऐसे जो भी हैं ये सब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके इसके साथ मिक्स करके पूछे जाते हैं बेसिक न्यूमेरेसी के साथ। और बेसिक न्यूमेरेसी भी हाई लेवल का होता है, ऐसा मत समझिएगा 10th लिखा है तो 10th लेवल तक ही आएगा तो आपको आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आईआईटी लोग देखिएगा आप यूपीएससी के जो भी पेपर देने आते हैं उसमें ज़्यादातर आईआईटी बैकग्राउंड के लोग ही होते हैं, और वो भी प्रीलिम्स में फ़ेल हो जाते हैं। तो सोचिए आप जो मैथ से ही आईआईटी कर रहे हैं वो भी अगर सी सेट में फ़ेल हो जा रहे हैं तो फिर हम तो बहुत पीछे के बैकग्राउंड के हैं। तो क्लास 10th लेवल तक अगर हम सोचेंगे तो हमारे लिए तो टफ कंपटीशन हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, तो आप इसको हल्के में ना लें सी सेट को, ये बहुत लोगों का ड्रीम तोड़ देता है। उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, है ना, ये सब कुछ है। ये भी बोला गया है क्लास 10th लेवल तक, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस। मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सब कुछ समझाया होगा अच्छे तरीके से। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जीएस का सिलेबस मैंने पूरा समझा दिया, और मैंने प्रीलिम्स के जीएस सिलेबस भी समझा दिया, और मैंने प्रीलिम्स का सी सेट का भी सिलेबस समझा दिया। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब आगे की वीडियो में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊँगा मेंस का, जो बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स तो आपको पता चल ही गया है, प्रीलिम्स क्योंकि आप मेंस का तैयारी अगर करते हैं तो प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड उसके साथ हो ही जाता है। तो आप कल मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मेंस के सिलेबस पे जो बनाऊंगा उसका माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग बनाऊं, यानी कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूं तो उसके अंदर बताऊंगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब कुछ माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग से बताऊँगा, और आपको सब लिखवा दूंगा अगर हो सकेगा, मेरे पास टाइम रहेगा तो, वरना फिर मैं सिलेबस तो आपको डिस्कस करूंगा ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।